स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फर्स्टली आप सबको एक एंथुजियास्टिक ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो हमने प्रीवियस सेक्शन में थोड़ा छोड़ दिया था। तो हम पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमने क्या देखा था, फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, ये ऐसा वे है जिससे राइटर या पोएट अपनी पोयम को या अपनी राइटिंग को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे हमारे पास हमें एक अच्छे तरह से वेल ड्रेस दिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, हम हमारे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पर एक पोएट या राइटर के पास उसकी कलम के अलावा, उसकी राइटिंग के अलावा कुछ नहीं है। ना वो अपनी हैंडराइटिंग से बता सकते क्योंकि एक्चुअली तो वो प्रिंट ही होने वाली है। तो वो अपने पोयम या राइटिंग को डेकोरेट करता है फिगर्स ऑफ स्पीच से। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब जिस अ वे बाय विच राइटर और अ पोएट डेकोरेट्स इट्स राइटिंग। ठीक है, वो एक डेकोरेट करता है। ये क्या है, ये एक फिगरेटिव ये है, मीनिंग रहता है इसका, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शी इज़ एज इनोसेंट एज अ एंजल, एज एन एंजल। तो इसमें क्या पता चलता है, हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं एंजल के साथ में, और हमारे माइंड में एंजल और शी का फिगर तैयार होना चालू हो जाता है। और उसमें एक कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है, इनोसेंस, मतलब उसके चेहरे पे इनोसेंस दिखता है। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम उसी में ही देखेंगे। जैसे कि कल हमने सिमिली देख लिए थे, कल हमने मेटाफर देख लिया था, अलिट्रेशन देख लिया था और रिपीटेशन देख लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज हम उससे ही आगे बढ़ के थोड़े और फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा इंग्लिश का कोर्स शुरू होगा उसमें भी हम देखेंगे अगर बीच बीच में कोई नई फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी है, तो हम बस वो पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि हमने सिमिले में क्या पढ़ा था। हमने सिमिले में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे एज लाइक का यूज़ होके हमारा ये बनता है, हम यहाँ कंपेयर करने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया वो किसका था, वो सिमिली का था। तो वैसे हम कंपेयर करने ऐसे बोल सकते हैं, शी इज़ हर ड्रेस इज एज येलो एज सन। तो सच में सन से कंपेयर कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये आता है हमारे सिमिली में। फिर हमने मेटाफर देखा था, वो कंपैरिजन नहीं रहेगा पर वहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते रहेंगे, तो वो आ जाता है हमारा मेटाफर में। जैसे कि ही फॉट लाइक अ लॉयन, तो ये कहते सिमिली थी क्योंकि वहाँ पे लाइक है, पर ही इज़ अ लायन। तो ही इज़ अ लायन में क्या पता चलता है कि उसको डायरेक्टली कंपेयर किया है, तो वो आ जाता था हमारे मेटाफर में। फिर उसके बाद में हमने अलिट्रेशन पढ़ा। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी अलिट्रेशन याद रखने की, वो क्या थी, उसमें हम देखते थे कि वहाँ पे कोई भी साउंड वर्ड, साउंड लेटर रिपीट हो रहा हो, अगर कोई भी साउंड लेटर रिपीट हो रहा हो तो वो आ जाता था हमारे अलिट्रेशन में। अलिट्रेशन, तो ये क्या है, ये लेटर्स है, तो यहाँ पे रिपीटेशन किसका होगा, लेटर्स का होगा। ये सिर्फ याद रखने की टेक्निक है कि आप अलिट्रेशन और रिपीटेशन में कंफ्यूज ना हो। रिपीटेशन वही था जहाँ पे साउंड वर्ड रिपीट होता था, जहाँ पे हमारा साउंड वर्ड रिपीट होता था, तो वो हो जाता था हमारा रिपीटेशन। दोनों के क्विकली एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने रिपीटेशन में पढ़ा था, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, तो ये क्या हो गया, एस जो है, लेटर एस का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस में। तो देखिए, जब भी मैं ये सेंटेंस बोले इट अट्रैक्ट्स, तो पोएट या राइटर ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे जो पढ़ रहे हैं, जो रीडर है, उसको अट्रैक्ट करे अपने स्टोरी की तरफ या अपने पोएम की तरफ। ठीक है, ये उनकी स्किल है जो वो चाहते हैं कि इम्प्रेस हो जाए रीडर उनकी स्टोरी या उनकी पोयम पढ़ते वक्त। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कोई वर्ड का अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो आ जाता है हमारा रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच में। इसका भी हमने एग्जांपल देखा था, जैसे कि माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। एक बार माइल्स टू गो लिख सकता था ना वो, पर उसने नहीं लिखा क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि वो बहुत चलते गया, चलते गया, चलते गया। शी एंड गोज एंड ऑन, टाइम गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। तो ये क्या है, उसका आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है जो कि आता है हमारा
रिपीटेशन में। आज हम पढ़ेंगे इसी ही सामने में एंटीथेसिस। अभी चलिए ये देखते हैं कि एंटीथेसिस क्या होता है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स यूज होंगे एक ही सेंटेंस में, ठीक है। क्या होंगे? दो डिफरेंट वर्ड्स यूज होंगे या दो डिफरेंट आइडियाज यूज होंगे। ये एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो क्या हुआ? एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड का यूज हुआ, तो ये आ जाता है हमारे एंटीथेसिस में। इसके भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये ऐसे अगर सेंटेंसेस रहे तो वो आ जाएंगे हमारे एंटीथेसिस में। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखने तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस मतलब जहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आर यूज इन अ सेम सेंटेंसेस। अपोजिट वर्ड्स आर यूज इन सेम सेंटेंस, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आ जाता है हमारे एंटीथेसिस में। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद में क्या है? उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन। तो अभी देखते चलिए कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था सिमिली कुछ कुछ रिलेट करता है मेटाफर के साथ, अलिट्रेशन रिलेट करता था रिपीटेशन के साथ, वैसे ही एंटीथेसिस रिलेट करता है ऑक्सीमोरॉन के साथ। क्या है ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस का रिलेशन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एंटीथेसिस में क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स आते हैं। ऑक्सीमोरॉन में भी एक अपोजिट वर्ड या कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड आते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो आइडिया रहेगी ना, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग रहेंगी। कैसे? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ सिटी लाइफ को। एक सिटी लाइफ पता है ना कैसी रहती है? पॉल्यूशन, नॉइस, ये सब भी रहता है। तो सिटी लाइफ को मैं कंपेयर कर रही हूँ नेचुरल ब्यूटी से, ठीक है। तो नेचुरल ब्यूटी में हम एग्जांपल देते हैं राइजिंग सन, ठीक है। तो राइजिंग सनराइज कितना प्यारा रहता है। अगर हम विलेजेस में जाए तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, पीसफुली हम हमारा सनराइज एंजॉय कर सकते हैं। पर सिटीज़, जैसे कि हमारे बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो वहाँ पे क्या होता है? राइजिंग सन की कुछ यही नहीं है, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी है। नॉइस पोल्यूशन है, हमारा साउंड, हमारा एयर पोल्यूशन है। तो इन सब में हम वो राइजिंग सन की ये भूल जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को, मुझे अगर ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना है, तो मैं तो ऐसा एक्सप्रेस कर रही हूँ, पर मुझे अगर उसको बहुत अच्छे से बताए तो मैं क्या बताऊंगी? मैं ऐसा बोलूँगी कि जो राइजिंग सन है वो ब्यूटीफुली अच्छा नहीं है। किसके लिए? सिटीज़ के लिए। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि द राइजिंग सन, जैसे कि हम बोल सकते हैं ओवर द सिटी is beautifully ugly scene। क्या हुआ इस सेंटेंस में? यहाँ पे मैंने तारीफ भी की और मेरी सिचुएशन भी बताई, पर उसको कन्वे करने के लिए मैंने देखो कितना प्यार से, मुझे पता है कि राइजिंग सन जो है वो एक ब्यूटीफुल सीन है, पर वो सिटी में अगर देख रहे तो वो अगली बन जाता है। तो ऐसे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ऐसे अगर हम सेंटेंसेस ले रहे हैं जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड यूज होते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे ऑक्सीमोरॉन में। होप यू गेट दैट कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। तो ऑक्सीमोरॉन के डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे यूज्ड कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीमोरॉन में होते हैं, ठीक है। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में ऐसा क्या फ़र्क है? एंटीथेसिस में ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब हम कोई एक बात कर रहे हैं उसके बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीमोरॉन में मैंने कंपेयर किया ब्यूटीफुली और अगली, किसको? सनराइज को। मैंने साथ साथ में उसकी तारीफ भी की और उसकी बुराई भी की। क्योंकि बुराई कैसे हुई? क्योंकि वो कहाँ दिख रहा था? सिटी में दिख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरॉन। हम इसका और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं टू एक्सेप्ट डेथ रादर देन डिसऑनर।
तो ये क्या हो गई कि एक कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड फिर आता है हमारा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी बहुत सिंपल है। टोटोलॉजी, आई नो ये वर्ड्स थोड़े आपके लिए नए हैं, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप सेंटेंसेस देखेंगे, उसको पढ़ने की, उनके डीप मीनिंग या डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी पोएम या कोई भी इसके, तो आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो फिर अब हम मूविंग फॉरवर्ड के हमारा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में 2 डिफरेंट थिंग्स का ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो दो डिफरेंट वर्ड्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं साथ में। जैसे कि हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इट वॉज एडिक्वेट इनफ। इट वॉज एडिक्वेट इनफ मतलब एक बार सेंटेंस का मीनिंग वही है पर दूसरे बार भी हम मीनिंग वही बता रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा टोटोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो रहा है वो देखिए। टोटोलॉजी मतलब जब वर्ड्स यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में बार बार, मतलब एक ही सेंटेंस में एक वर्ड है, वो एक बार एक्सप्रेस हो गया फिर भी हम बाद में भी उसको ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, एडिक्वेट में आ गया था कि वो इनफ है, पर फिर भी हमने इनफ यूज़ किया। तो ये क्या है, ये अट्रैक्शन, पोएट की एक कला है, उसको एक अट्रैक्ट करने की कोशिश है, जो कि हमारी अगर ऐसा कुछ सेंटेंसेस रहा तो वो आ जाता है हमारे टोटोलॉजी में। हम इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि द किंग इज डेड। समझ रहा है कि किंग मर गया है, फिर वहां पे अगर साथ में लिखा है ही इज नो मोर, क्या हुआ, दो जो अलग अलग सेंटेंसेस है वो एक ही मीनिंग बता रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारे टोटोलॉजी में। टोटोलॉजी में हम इसको एक बात को नोटिस करने की है, यहाँ पे 2 डिफरेंट वर्ड होते हैं एक सेम फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सेम फीलिंग, ठीक है, टू एक्सप्रेस सेम फीलिंग। अगर 2 डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे हैं एक ही फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो आ जाती है हमारी टोटोलॉजी में, ठीक है। टोटोलॉजी मतलब जहाँ पे हमारे 2 अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे एक ही मीनिंग, एक ही सेंटेंस का वही मीनिंग रिपीट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा इट वॉज एडिक्वेट इनफ, एडिक्वेट में आ गया कि वो इनफ है पर फिर भी हमने इनफ यूज किया। फिर उसके बाद में जैसे कि द किंग इज डेड एंड ही इज नो मोर, तो वो क्या हुआ, किंग इज डेड मतलब भी तो होता है ही इज नो मोर, पर तभी भी पोएट या राइटर ये ऐसे यूज करते हैं कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश में। तो वो अगर ऐसी स्पीच आई, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो वो आ जाएंगे हमारी टोटोलॉजी में। मूविंग फॉरवर्ड फिर हम देखते हैं ओनोमोटोपिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया। अभी ये ओनोमोटोपिया क्या है, ओनोमोटोपिया मतलब जब आइडिया कन्वे हो रही है थ्रू हमारी साउंड वॉइस। अगर हमारी आइडिया कन्वे हो रही है थ्रू साउंड वॉइस, ठीक है, तो आइडिया कन्वेइंग थ्रू साउंड वॉइस, जैसे कि कोई भी अगर साउंड है, कोई जैसे साउंड रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा डॉग जो है वो भाव भाव करता है, हमारे पास वैसे जैसे कि कैट म्याऊ करती है, हमारी जो बी है मधुमक्खी जो रहती है वो बस वाला साउंड करती है। तो अगर ऐसे साउंड वर्ड्स यूज हो रहे हैं हमारे सेंटेंस में तो वो आ जाते हैं हमारे ओनोमोटोपिया में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पीपल बर्स्ट अराउंड, people burst around, तो क्या हुआ यहाँ पे मैं बोल सकती थी ना पीपल आर मूविंग अराउंड या वो अपना खुद का एक साउंड, पर मैंने यहाँ पे उसको कंपेयर किया किसके आवाज़ के साथ में, बी की आवाज़ के साथ में। मतलब मैं यहाँ क्या बताना चाहती कि वो कितना इरिटेटिंग है, बी का आवाज़ इरिटेटिंग, वो जुम 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 आवाज़ जो आता है वो इरिटेटिंग हो जाता है, या फिर मॉस्किटो का आवाज़ लीजिए। तो मैंने बोला कि मेरे आजू बाजू, समझो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और जो लोग हैं वो मेरे आजू बाजू आके बहुत ऐसे बातें कर रहे हैं, तो मैं उसको सिंपली ना बोलते हुए मैंने ऐसे बोला पीपल बर्स्ट अराउंड।
तो ये क्या हो गया, ये मैंने एक्सप्रेस किया थ्रू साउंड वॉइस। तो कोई भी साउंड वॉइस ले सकते हैं, जैसे कि मियाऊ या फिर जो भी साउंड वॉइस है हमारा, अगर ऐसे कोई भी साउंड वॉइस यूज़ हो रहा है तो वो आ जाते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया में। ठीक है, हम इसका फिर और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वी हियर रॉर ऑफ रॉकेट। सच में रॉकेट रॉर करता है क्या? नहीं, रॉर कौन करता है? लायन करता है। पर देखिए मैंने वॉइस कंपेयर की मतलब मैंने वहाँ पे कुछ साउंड वॉइस इंट्रोड्यूस किया जो कि हमें बताएगा हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया। हर बार होता है कि पोएट और राइटर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर अट्रैक्शन, जैसे कि हमें पता है, तो ये सब अगर यूज़ हो रहा है तो वो आ जाएगा हमारे ओनोमोटोपिया में। मूविंग फॉरवर्ड फिर है सिनकेडिक। सिंडाके, देखिए सिंडाके में क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट अ होल पार्ट और अ होल पार्ट रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट। समझते हैं इसको, व्हेन स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट्स होल पार्ट और होल पार्ट represents small part। कैसे? यहाँ बहुत सारे जो है वो क्रिकेट के फ़ैन होंगे, फुटबॉल के फ़ैन होंगे या फिर हॉकी के। तो जैसे कि हमें पता है जब हमारी इंडियन टीम खेलती है तो हमारे में अलग ही जोश रहता है, और स्पेशली जब वो पाकिस्तान वगैरह जैसे टीम के साथ खेलते तो और ही ज़्यादा जोश रहता है। इंडिया वोन द मैच। क्या सच में पूरे इंडिया के लोग मैच खेलने गए थे क्या? नहीं। कौन गया था खेलने? इंडियन टीम गई थी, पर नाम किसका आया? इंडिया का आया। तो इंडियन टीम को हमने रेफर किया किसके साथ? इंडिया के साथ। तो हम जब भी ऐसा सेंटेंस सुनते तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि इंडिया वोन द मैच, इंडिया वोन द मैच। तो यहाँ पे एक छोटे से एक बड़े से पार्ट को हमने कंपेयर किया एक छोटे से पार्ट को। क्या सच में पूरे इंडिया ने खेल के मैच जीती है? नहीं। किसने जीती है? यहाँ पे इंडिया रेफर्स टू इंडियन टीम। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो वो आ जाते हैं हमारे सिनकेडे में। ठीक है, जैसे कि हम इसके और एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, देयर आर हंग्री माउथ्स। तो मैंने क्या बोला? माउथ्स मतलब क्या सच में से माउथ्स होंगे क्या? नहीं, मैंने कंपेयर किया वहाँ पे एक छोटे से पार्ट को बड़े पार्ट के साथ, और जब हम बड़े पार्ट को छोटे पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा वो फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाता है सिनकेडिक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे इसमें। होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे स्मॉल पार्ट को रेफर किया जाए बड़े पार्ट से। जैसे कि पीपल बोलते हैं तो पीपल में क्या हो जाता है? पीपल में सब आ जाते हैं, पूरे किंगडम वगैरह सब शब्द यूज़ होते हैं। स्टेट वर्ड भी यूज़ होता है कभी कभी। फिर मैं बोल सकती हूँ जैसे कि वी ट्रिप थ्रू व्हील्स। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। वी ट्रिप्ड थ्रू व्हील्स। हम ट्रिप पे गए थे, पर कैसे गए थे? थ्रू व्हील्स। क्या हम सच में व्हील्स से गए होंगे क्या, कि सब सिर्फ हमारे व्हील्स है और उससे गए होंगे? यहाँ पे व्हील्स जो है वो क्या है? वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कुछ मतलब हमारे सेंटेंस को और इनोवेटिव बनाने के लिए और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड फिर है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एपोस्ट्रोफी मतलब व्हेन अ डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हेन अ डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन टू द नॉन लिविंग थिंग, या नॉन लिविंग थिंग नहीं बोलते हुए ऐसी चीज़ से बातें करना जो हमें रिप्लाई नहीं दे रही हो। या इट लुक स्ट्रेंज, क्योंकि कैसे या हम ऐसी चीज़ों से बातें करते हैं जो हमें रिप्लाई नहीं देती है। जैसे कि ओ ग्रेव हाउ साइलेंट यू आर। मैं एक ग्रेव से बात कर रही हूँ, मैं एक उसको क्या बोलते हैं हम जो एक डेड बॉडी जहाँ रखते हैं उससे बात कर रही हूँ कि तुम इतनी शांत क्यों हो। ओ डेड बॉडी हाउ नम यू आर।
तो डेड बॉडी बात कर सकती है क्या? फिर भी मैं उससे बात कर रही हूँ जबकि मुझे पता है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगी। ओ गॉड सेव मी, गॉड कभी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। पर ऐसे ऐसे चीज़ों से बात करना जो हमें रिप्लाई नहीं देती है, तो वो आ जाता है हमारा अपोस्ट्रोफी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पोएट है, हमारे जो राइटर है, वो हमें थिंकिंग के लिए, हमारे इनोवेटिव थिंकिंग बनाने के लिए, हमारे माइंड को और एक ओपन दरवाज़ा देने के लिए ये एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे चीज़ों से बात करना जो हमें रिप्लाई नहीं देगा, तो वो आ जाता है हमारे एपोस्ट्रोफी में। ठीक है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं व्हेन वी एड्रेस टू थिंग्स दैट नेवर रिप्लाई। ऐसी चीज़ों से बात करना जो कभी रिप्लाई नहीं करते, तो वो आ जाता है हमारा ओ अपोस्ट्रोफी में। जैसे कि ओ लाइफ वेलकम, तो ये क्या हो गया? जब हम बहुत खुश हैं, हमारे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तो हम बोलते हैं ओ लाइफ, ए ज़िंदगी तो तुम्हारा स्वागत है। तो ये सब क्या, ज़िंदगी क्या सच में मुझे रिप्लाई करेंगे कि थैंक यू नहीं, पर ये क्या हो गया? मेरी फीलिंग एक्सप्रेस करने का एक न्यू वे हो गया, तो ये आ जाता है हमारा एपोस्ट्रोफी में। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ओ ग्रेव हाउ साइलेंट यू आर। ठीक है, फिर हमारा और एक आ जाता है जैसे कि वेलकम, ओ लाइफ वेलकम। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे नर्सरीज में पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या सच में वो स्टार्स रिप्लाई करेंगे? फिर भी हम उनसे पूछ रहे हैं कि मैं वंडर करती हूँ कि तुम क्या हो। तो ये क्या है, जब देखो जब से हमारी नर्सरी की स्टार्टिंग हुई है तब से हम वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, एपोस्ट्रोफी। तो ऐसे छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में ढूंढने की कोशिश कीजिए, इनोवेटिव देखने की कोशिश कीजिए। हमारा दिमाग खुल के हमारे दिल से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आजू बाजू कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही है जो हमें अब तक पता नहीं। तो आज हमने देखा कि कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े। अभी जो रह गया है पर्सोनिफिकेशन एंड पन, वो हम जब भी हम हमारे सेक्शंस देंगे उसमें अगर कभी पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन से कंपेयर किया जाता है, और पन मतलब जब आयरनी होती है, तो ये जो दो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे इनोवेटिव माइंड को और थिंकिंग प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है, कैसे पोएट इनको यूज़ करके हमारा अट्रैक्शन गेन करते हैं। फिर हमने बहुत सारे देखे। फिर हमने आज से जो पढ़ा है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हमने देखा कि कैसे दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं, पर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया नहीं बताते हैं, वो सच में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। फिर ऑक्सीमोरन में देखा कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ होता है और वो एक कॉन्ट्रैक्शन देता है। वो मतलब एक बोल सकते हैं ना कि एक ये देता है कि मैंने बोला ब्यूटीफुली अगली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अब हम ये भी बोल सकते हैं शी इज़ लाइक, मतलब मैं अगर किसी ओल्ड वुमेन को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ उसके व्रिंकल्स ब्यूटीफुली ओल्ड है। तो मैंने क्या किया, उसकी एज के बारे में भी बात की और उसके व्रिंकल्स के भी बारे में बात की। तो ये सब जो रहेगा वो आ जाएंगे हमारे ऑक्सीमोरन में। फिर हमने देखा कि कैसे टॉटोलॉजी में दो डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं सेम मीनिंग बताने के लिए, जैसे कि एडिक्वेट, इनफ, ये सब वगैरह। फिर देखे कि ओनोमेटोपिया में हमने देखा कि कैसे हम साउंड वर्ड्स यूज़ करके हमारे ओनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। फिर हमने देखा सिंडिके में हमने देखा कि कैसे हम छोटे पार्ट को बड़े पार्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और बड़े पार्ट को छोटे पार्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो हो जाता है सिंडिके। फिर हमने लास्ट देखा कि एपोस्ट्रोफी सबसे प्यारा और सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हम इसमें ऐसे चीज़ों से बातें करते हैं जो कि हमें रिप्लाई कभी देने ही नहीं वाली है, जैसे कि लाइफ या फिर डेड बॉडी या फिर कोई फ्लावर, कोई प्लांट, तो करते हैं ना कभी कभी बातें। अगर ऐसी सब बातें हो रही है आपके सेंटेंसेस में किसी ऐसी चीज़ों से जो रिप्लाई ना दे रहा हो, वो आ जाती है हमारी एपोस्ट्रोफी में। होप यू गेट दिस ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच एंड होप यू लर्न मोर फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। जैसे कि मैंने बताया कि आपके सराउंडिंग में ही इतने ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें हैं जो हमें ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लोर करने की और इजाज़त
देगा। तो फ्रॉम दिस वीडियो यू शुड नो दैट कि कैसे हमें हमारे माइंड को बढ़ाना है, हमारे दरवाजे खोलने हैं और देखना है कि कैसे नई नई चीज़ें हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड में है। सो फॉर दिस वीडियो थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।